रिबॉर्न ऑफ मैजिकल बॉयज एपिसोड 3 सानरे श्याम स्कूल। आर्यमान अंदर चलकर एक टीचर से पूछता है, क्या यहाँ कोई एग्जीबिशन हो रहा है? वो टीचर बोले नहीं तो आर्यमान बोला, ओके प्रिंसिपल रूम कहाँ है? वो टीचर उंगली कर बोले वो रहा। आर्यमान थैंक यू बोलकर प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। आर्यमान को देखकर प्रिंसिपल खड़ा होकर बोला, सर यहाँ कोई काम है, मुझे बुला लिया होता? आर्यमान प्रिंसिपल के चेयर पर बैठकर बोला, क्या आप मुझे ये बताएंगे कि यहाँ क्या कोई एग्जीबिशन हो रहा था? प्रिंसिपल हैरानी से बोला, नहीं सर। आर्यमान बोला, तो डेब्रेक स्टार स्कूल के प्रिंसिपल तो बोल रहे थे कि यहाँ एग्जीबिशन हो रहा है। प्रिंसिपल बोला, नो सर, यहाँ कोई एग्जीबिशन नहीं हो रहा। तभी प्रिंसिपल का फोन बजने लगा। प्रिंसिपल ने एक्सक्यूज में बोलकर कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ की बातें सुनकर प्रिंसिपल का चेहरा पीला पड़ गया था। आर्यमान आपने ही सोच में गुम था। वो मन में बोली, अब कैसे पता लगाऊं वो दोनों कहाँ है? प्रिंसिपल ने फोन रखकर कहा, सॉरी सर, हम कहाँ थे। हाँ, वो एग्जीबिशन यहाँ होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया और सभी बच्चों को इंदौर लेकर जाया गया है। आर्यमान बोला, व्हाट? आर्यमान हैरान था। उसने ओके कहा और वहां से सीधा इंदौर की तरफ निकल गया। आर्यमान के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ये दोनों कुछ तो बड़ा कर रहा है लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा। बार बार कोशिश की है पकड़ने की लेकिन अब तक एक सुराग तक नहीं मिला। इस बार नहीं, इस बार इन्हें रंगे हाथ पकड़ लूंगा। कार से ड्राइव करते हुए आर्यमान इंदौर पहुंच गया था। वो स्कूल के अंदर चला गया। वो प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने लगा, तभी कोई आकर उसके पैरों से लिपट गया। आर्यमान ने नीचे देखा। अक्ष खुशी से बोला, मामू मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आर्यमान हैरान था। उसने दूसरी तरफ देखा तो स्कूल यूनिफॉर्म में रूक्ष बिना किसी भाव से उसे घूर रहा था। उसके दोनों हाथ पॉकेट के अंदर थे। आर्यमान मन में बोला, फिर चूक गया। एटीट्यूड तो देखो इस बच्चे की, अभी तो बड़ा होना ही है। अक्ष बोला, मामू माँ कैसी है, हम आपके साथ घर चलेंगे। आर्यमान बोला, ठीक है। अक्ष बोला, अच्छा आप हमारा एग्जीबिशन देखने आए होंगे ना, मैं लेकर चलता हूँ आपको। रूक्ष भी जाने लगा। रूक्ष को पता था कि उसका भाई मक्खन लगाने में एक्सपर्ट है, बस इसलिए वो टेंशन फ्री था। 2 दिन का काम वो दोनों सिंगापुर में 6 घंटे में खत्म कर वो 2 इंडिया के लिए निकल गए थे। आते ही पहले भोपाल के स्कूल के प्रिंसिपल को सब कुछ समझा दिया था और यहाँ आकर 2 घंटे में एग्जीबिशन की तैयारी खत्म की थी और सभी को ये समझा दिया था कि कहना है कि यह एग्जीबिशन 1 वीक से चल रहा है। अक्ष आर्यमान को खींचते हुए ले जा रहा था और सब कुछ खुशी खुशी से दिखा रहा था। आर्यमान को अब वहां और रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। आर्यमान बोला, एग्जीबिशन तो खत्म हो चुका है ना? अक्ष बोला, हाँ। आर्यमान बोला, तो चलो चलते हैं। ये कहकर आर्यमान का की तरफ चला गया। अक्ष और रूक्ष भी उनके पीछे चले गए। उनके जाते ही एकांत, अनन्या और ऋषि भी बाहर आ गए। ऋषि बोला, अनन्या में ड्रॉप कर दूं तुम है? एकांत बोला, ऋषि तुम है तो कुछ काम दिया था ना, अने तुम वो करो, मैं अनु मतलब अनन्या को छोड़ दूंगा। अनन्या धीमी आवाज में बोली, छोड़ ही तो दिया है। उसकी यह बात ऋषि ने तो नहीं सुनी लेकिन एकांत ने सुन लिया था। ऋषि बोला, ओ हाँ ठीक है, तुम अनन्या को ड्रॉप कर दो। ऋषि वहां से चला गया। अनन्या बोली, कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। एकांत ने अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अनन्या एकांत से दूर होने की कोशिश करने लगी। वो घूरकर एकांत को देख रही थी। वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। एक छोटी 5 साल की बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़कर जाने लगी, तभी जब उस बच्ची ने उन दोनों को ऐसे देखा उसने उंगली पॉइंट कर कहा, देखो माँ, ये दोनों किस कर रहे हैं। ये सुनकर एकांत और अनन्या हैरान हो गए और उस बच्ची को घूरा। बच्ची की माँ ने बच्ची को गोद में उठा लिया और बुदबुदाते हुए बोली, आजकल के यंगस्टर्स को कोई शर्म ही नहीं है, पब्लिक प्लेस में ये सब छी छी। ये सब सुनकर अनन्या ने एकांत को धक्का दे दिया और जाकर कार में बैठते हुए बोली, हमेशा एम्बैरस करता है ये। वो बाहर खड़े एकांत को घूरते हुए बोली, अब यही खड़े रहोगे क्या? एकांत आकर कार में बैठ गया। उसने एक नजर अनन्या को देखा जो मुंह बनाकर खिड़की से बाहर देख रही थी। एकांत अपनी पुरानी यादों में खो गया था। कैसे वो और अनन्या के दूसरे के साथ खुश थे। कॉलेज टाइम से दोनों साथ थे, लेकिन जब उसे यह नौकरी मिली उसने सब कुछ छोड़ दिया। हंसी खुशी और अपनी जान अनन्या को भी। वो अनन्या को कैसे बताए कि वो कितना प्यार करता है उससे। आर्यमान अक्ष और रूक्ष को लेकर घर पहुंच गए थे। अक्ष तो आते ही जाकर तश्वी के गले लग गया। तश्वी ने भी उसे कसकर गले लगा लिया।
तश्वी ने अक्ष और रूक्ष को देखते हुए कहा, तुम दोनों कमजोर लग रहे हो। अक्ष बोला, नो मामा, हम तो स्ट्रांग है। तश्वी अक्ष का गाल खींचते हुए बोली, अच्छा तो ये डार्क स्पॉट क्यों? अक्ष मन में बोली, रिमूवल क्रीम तो लगाया था, फिर भी पहचान में आ रहा है क्या? अक्ष थोड़ा हड़बड़ा गया था, जो देखकर तश्वी बोली, आपनी माँ से होशियारी? अक्ष कंफ्यूज्ड होकर बोला, मतलब? रूक्ष आपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, बेवकूफ। ये सुनकर अक्ष का मुंह बन गया और वह भी आपने कमरे की तरफ चला गया। आर्यमान उनके जाते ही बोला, दी मुझे जाना होगा। तश्वी बोली, क्यों? तूने कहा था कि तू बहुत दिन रहेगा। आर्यमान बोला, सोचा तो वही था, लेकिन काम बहुत आ गया है, मैं चलता हूं दी। तश्वी उदास होकर बोली, अभी जा रहा है? आर्यमान तश्वी के गले लगकर बोला, हम। तश्वी उदास थी। आर्यमान का भी जाने का मन नहीं था, लेकिन उसका काम यहां से बहुत दूर था। ये रहकर तो वो कुछ संभाल नहीं पता, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। आर्यमान कुछ याद कर बोला, दी कल माँ ने कुछ कहा था वहां जाने के बारे में? तश्वी बोली, नहीं तो। आर्यमान बोला, पर माँ ने तो वही कहने के लिए फोन किया था। अच्छा, आप उन्हें फोन कर लेना। वो माँ बता रही थी कि उन्होंने मंदिर में पूजा रखा है, आप चारों का वहां जाना है। तश्वी बोली, अच्छा मैं माँ से पूछती हूँ। वैसे बहुत दिनों से घर नहीं गई, अच्छा ही होगा ऐसा हुआ तो। तश्वी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आर्यमान भी मुस्कुराते हुए बोला, ओके बाय दी। आर्यमान के जाते ही तश्वी ने आन्या को कॉल लगा दिया। अक्ष बिस्तर पर लेटते हुए बोला, हाय ये जिंदगी कितनी बेरहम है, स्ट्रगल करते करते मैं सर्कल ना बन जाऊं। रूक्ष अपना एक आईब्रो ऊपर कर अक्ष को देख रहा था। पता नहीं उसका ये भाई क्या सोचकर बात बोलता है, भला इस बात का अर्थ ही क्या बना। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, शावर ले लो पहले। अक्ष बोला, बस थोड़ी देर। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, चैंप हमें बहुत काम है। अक्ष पालथी मारकर बैठ गया और बोला, क्या फिर काम करना है? रूक्ष घूरकर अक्ष को देख रहा था। अक्ष नौटंकी करते हुए अपने कंधे पर हाथ रखकर बोला, भ्राताश्री मेरे कंधे दर्द कर रहे हैं। रूक्ष आंखें छोटी कर अक्ष को देखने लगा। अक्ष नौटंकी करते हुए आगे बोला, मेरे यह नाजुक कंधे काम का इतना बोझ नहीं उठा सकते। भ्राताश्री कृपया दया, ममता और जो भी इमोशनल शब्द हैं सब कुछ करें। रूक्ष कुछ कहता तभी वहां दरवाजा खोलकर कोई अंदर आया। अंदर आए इंसान को देखकर दोनों ही हैरान थे। अक्ष कूदकर बिस्तर से नीचे उतरा और गुस्से में बोला, हमारे रूम में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सनाया मुस्कान के साथ बोली, हिम्मत तो तुम दोनों में भी बहुत है, भोपाल से कहीं और ही चले गए। आदिश देशवाल से अपना इतना बड़ा सच छुपा रहे हो। हिम्मत की प्रशंसा तो तुम दोनों को मिलनी चाहिए। अक्ष घबरा गया था, कहीं सच में सनाया को सब पता तो नहीं चल गया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रूक्ष बिना किसी भाव से सनाया को देख रहा था, वही सनाया अक्ष और रूक्ष को देखकर मुस्कुरा रही थी। अक्ष कुछ कहता तभी रूक्ष गुस्से में बोला, तुमने क्या अपनी तरह हमें भी बेवकूफ समझकर रहा है? अक्ष कंफ्यूज्ड होकर रूक्ष को देख रहा था। सनाया थोड़ा हड़बड़ा कर बोली, क्या मतलब? रूक्ष सोफे पर जाकर किसी राजा की तरह बैठ गया और सनाया को देखते हुए बोला, हम भोपाल से इंदौर गए थे, यही सच है। सनाया गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। रूक्ष बोला, प्रूव करो। अक्ष को सभी बातें थोड़ा थोड़ा कर अब समझ आ रहा था। वो मन में बोली, अच्छा तो ये छिपकली हमें अपनी बातों में उलझाकर हमसे ही हमारा सच निकालना चाहती थी। अक्ष तुझे स्मार्ट बनना होगा, अभी इसकी बातों में फंस जाता। वह भी जाकर सोफे में बैठ गया। सनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रूक्ष ने घूरकर अक्ष को देखा तो वह वहां से मुंह बनाकर वॉशरूम में चला गया। एकांत अनन्या के घर के सामने कार रोक देता है। अनन्या नीचे उतरकर गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है। तभी सामने से आ रही एक औरत ने जब एकांत को देखा, वो मुस्कान के साथ बोली, अरे एकांत बेटा। एकांत ने जब उस औरत को देखा, वो कार से नीचे उतरकर चरण स्पर्श कर बोला, प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? वो औरत मुस्कान के साथ बोली, मैं तो अच्छी हूँ बेटा, तुम कैसे हो? बहुत दिन से देखा भी नहीं। अनन्या गुस्से में एकांत को घूर रही थी। एकांत बोला, वो माँ। एकांत की बात काटते हुए अनन्या बोली, बस करो माँ, क्यों बात कर रहे हो उससे, चलो घर चलो। वो औरत बोली, तू चुप रहे, कुछ नहीं पता तुझे, बेटा अंदर चलो। एकांत बोला, नहीं माँ। वह अनन्या गुस्से में बोली, तुम मेरी माँ को माँ क्यों बुला रहे हो? वो औरत बोली, तो क्या हो गया, पहले बुलाता था तब तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अनन्या बोली, माँ तब अलग बात थी, तब ये झिंगुर मेरा बॉयफ्रेंड था, अब तो नहीं है ना।
वो औरत बोली, देख तुम दोनों का ब्रेकअप हो सकता है लेकिन माँ बेटे का कभी ब्रेकअप नहीं हो सकता, समझी? और मैं तो कह रही हूँ दोनों फिर से साथ हो जाऊं। एकांत और अनन्या ये सुनकर हैरान हो गए। अनन्या चिल्लाते हुए बोली, माँ ईर। वो औरत बोली, ईर नहीं हूं मैं तेरी, और बेटा अंदर चलो ना। एकांत बोला, नहीं माँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जाना होगा। पर डोंट वरी, अभी हम दोनों साथ में काम करते हैं, आना जाना तो लगा रहेगा। अनन्या मुंह बनाकर सीने पर हाथ बांधकर एकांत को अपनी तिरछी नजरों से घूर रही थी। एकांत ने भी तिरछी मुस्कान के साथ अनन्या को एक नजर देखते हुए बोला, और आपका आशीर्वाद रहा तो शायद हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाया। वो औरत मुस्कान के साथ बोली, भगवान करे। अनन्या गुस्से में बोली, मैं और दोबारा तुम जैसे झिंगुर के साथ कभी भी नहीं। ये कहकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। एकांत अनन्या की मां से अलविदा लेकर वहां से चला गया। रात का वक्त, अक्ष उबासी लेटे हुए सर खुजाते हुए वॉशरूम से बाहर आया। उसने नाइट सूट्स पहन लिया था। टेबल पर खाना रखा हुआ था। वही रूक्ष बैठकर अभी भी काम कर रहा था। रूक्ष को काम करते देखकर अक्ष का मुंह बन गया था। वो जाकर सोफे पर बैठा और खाना खाने लगा। रूक्ष अक्ष की तरफ देखकर बोला, मैंने तुम्हें पापा से मीटिंग फिक्स करने को कहा था। अक्ष खाना खाते हुए बोला, मीटिंग फिक्स करने की क्या जरूरत है, अभी डिनर कर रहे होंगे, जाकर बात कर लो। रूक्ष आंखें छोटी कर अक्ष को देख रहा था। उसका तो समझ नहीं आ रहा था कि उसका भाई कभी सीरियस क्यों नहीं होता। आखिर वो अपने भाई में अकल लाए तो लाए कहां से। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, क्या तुमने आदिश देशवाल से की मीटिंग फिक्स की? अक्ष को अब समझ आया कि रूक्ष किस बारे में बात कर रहा था। वो कुछ बोलता तभी दरवाजा नॉक होने लगा। अक्ष ने जाकर दरवाजा खोला। तश्वी ने जब अंदर आकर देखा कि रूक्ष खाना खाने की बजाय लैपटॉप पर कुछ कर रहा है, वो उसे दांतते हुए बोली, रूक्ष कितनी बार कहा है खाने के टाइम खाना। रूक्ष ने ये सुनकर लैपटॉप बंद कर दिया। तश्वी बोली, अच्छा सुनो, कल हम नानू के घर जा रहे हैं तो तैयारी कर लेना। अक्ष खुशी से बोला, नानू के घर, वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। रूक्ष जाकर सोफे पर बैठ गया था। उसके चेहरे पर खास कोई भाव नहीं था। तश्वी मुंह बनाकर मन में बोली, बाप बेटे दोनों एक जैसे हैं अकड़ू। तश्वी ने अक्ष के फोरहेड पर किस कर कहा, गुड नाइट। ये कहकर वो वहां से चली गई। अक्ष दरवाजा बंद कर बोला, यस, हम डैड और मॉम से मिलने वाले हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि हम ठाकुर हवेली जा रहे हैं। आपको याद है ना, उस जन्म में हमने वहां कितनी मस्ती और लड़ाई की थी। रूक्ष खाने का एक बाइट लेते हुए बोला, मतलब पापा के साथ मीटिंग अभी नहीं होने वाली, प्रोजेक्ट और देर से शुरू होने वाली है। अक्ष का मुंह बन गया था। आखिर उसका भाई काम के पीछे इतना क्यों भागता है? क्या थोड़ा एंजॉय या खुश नहीं हो सकता? अक्ष बहुत ज्यादा खुश था। इतने दिनों बाद वो अपने घर को देख पाएगा। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। आपने पिछले जन्म में पैदा हुए घर को इतने सालों बाद देखने वाला है। पता नहीं हवेली पहले की तरह है या नहीं। अक्ष ने कुछ कहने के लिए रूक्ष की तरफ देखा लेकिन रूक्ष तो किताब पढ़ने में बिजी था। अक्ष ने मुंह बना लिया और बाहर देखने लगा। तभी काज आकर ठाकुर हवेली के बाहर रुकी। अक्ष खुशी से दरवाजा खोल भागकर जाकर अपनी नानी और नानू के गले लगकर बोला, नानी, नानू। आन्या और धैर्य ने उसके माथे पर किस किया और रूक्ष की तरफ देखा। आपने पिछले जन्म के मॉम डैड को देखकर उसके आंखों में हल्के आंसू थे, पर उसने आपने आंसू आंखों में ही छुपा कर रखा था। वह जाकर पहले आन्या और धैर्य के पैर छूता है, जो देखकर अक्ष भी सर खुजाते हुए सॉरी बोलकर उन दोनों के पैर छू लेते हैं। आदिश और तश्वी आकार भी उनके पैर छूते हैं। फिर सभी अंदर चले जाते हैं। अक्ष और रूक्ष अपने रूम में चले जाते हैं। सभी शावर लेने के बाद नीचे आ गए और बैठकर बातें करते हुए खाना भी खाने लगे। आज शायद पहली बार अक्ष और रूक्ष ने अपने पापा के साथ बैठकर खाना खाया था। ये सोचकर ही अक्ष के होठों पर बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसने पूरा ब्रह्मांड जीत लिया हो। सभी बातें कर रहे थे। आदिश और रूक्ष मुश्किल से एक और दो शब्द बोल रहे थे। वही तश्वी और आन्या धैर्य के बातों के बीच कूदते हुए अक्ष भी बातें कर रहा था। बहुत रात हो गई थी, इसलिए धैर्य बोला, चलो सभी अपने कमरे चलते हैं, बहुत रात हो गई है, कल सुबह उठकर मंदिर भी जाना है। सभी अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह के 5 बज रहे थे। रूक्ष ने शावर भी ले लिया था। उसने देखा अक्ष अब तक सो रहा है। रूक्ष ने अक्ष को जगाने की कोशिश की तो अक्ष नींद में ही बड़बड़ाने लगा, कोई मुझे सोने क्यों नहीं देता। रूक्ष ने ये सुनकर उसके ऊपर पानी डाल दिया। अक्ष झट से बिस्तर पर बैठकर बोला, बारिश हो रही, छतरी लाऊं?
जब अक्ष की नजर रूक्ष पर गई उसने मुंह बना लिया। रूक्ष बोला जाऊं जाकर शावर ले लो। अक्ष बोला शावर क्या लेना, आपने नहला तो दिया। रूक्ष ने अक्ष को घूरा तो वह मुंह बनाकर वॉशरूम में भाग गया। दोनों शावर लेकर नीचे आए तो सभी तैयार होकर उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। तश्वी ने जब उस दोनों को देखा उसकी आंखें छोटी हो गई। वो उन दोनों को दांतते हुए बोली, यह पहनकर जाओगे तुम दोनों? अक्ष और रूक्ष ने अपने कपड़ों की तरफ देखा। उन अक्ष ने व्हाइट कलर का लूज टी शर्ट और ब्लैक कलर का पंत पहना था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। रूक्ष ने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट एंड ब्लू पंत पहना हुआ था। वो भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। तश्वी बोली, तुम बाप बेटे बिल्कुल एक जैसे हो। वो भी सूट्स पहनकर आया था और तुम दोनों ये पहनकर आ गए। जल्दी जाकर ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आऊं। अक्ष और रूक्ष कमरे में वापस चले गए। रूक्ष को ब्लैक कलर के कुर्ता सेलेक्टेड करते देखकर अक्ष उस कुर्ता को छीनकर बोला, बिग ब्रो हम किसी के शोक सभा में नहीं जा रहे, ना काला जादू सीखने जा रहे हैं, कोई अलग कुर्ता चुन लो। रूक्ष ने एक नजर तो अपने भाई को देखा, फिर ग्रे कलर का एक कुर्ता उठाकर वॉशरूम में चला गया। अक्ष सर पर हाथ पिटकर बोला, इनका कुछ नहीं हो सकता। उसने भी मरून कलर का कुर्ता उठा लिया। दोनों वापस नीचे आ गए तो अक्ष की नजर आदिश पर जिसने बाग ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था। अक्ष ने आदिश की शक्ल देखी। आदिश मुंह बनाकर खड़ा था, क्यों उसे ये धोती कुर्ता पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसा ही सेम रूक्ष के साथ था, लेकिन अक्ष को बड़ा मजा आ रहा था। अक्ष मन में बोली, पता नहीं क्यों लेकिन रूक्ष और पापा के बहुत सी हरकतें एक जैसे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आदिश तो उनके पापा हैं ही नहीं। सभी लोग मंदिर चले गए। अक्ष ने देखा कि थोड़ी दूर पर कोई कॉटन कैंडी बेच रहा है। वो खुशी से सड़क के दूसरी तरफ भागने लगा। रूक्ष और धैर्य, आन्या, तश्वी मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते से बहुत सारे कास पार हो रहे थे। उनके बीच में से अक्ष दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। अक्ष के दाईं तरफ से एक ट्रक आ रही थी। अक्ष की नज़र सिर्फ कॉटन कैंडी पर थी। वो एक कदम आगे बढ़ाता है और ट्रक तेज रफ्तार से अक्ष की तरफ बढ़ रहा था। हॉर्न की आवाज सुनकर अक्ष ने उस तरफ देखा। ट्रक को आते देखकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कहा, मैं क्या फिर से मरने वाला हूं। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी किसी ने उसे खींचकर अपने गोद में उठा लिया। ट्रक ने भी थोड़ी दूर जाकर ब्रेक लगा दी थी। उस शख्स ने अक्ष को जमीन पर खड़ा किया और गुस्से में कहा, ऐसे अकेले कौन कहीं भी जाता है? दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा कुछ हो जाता तो? अक्ष आंसू भरी आंखों से उस शख्स को देख रहा था। उसने उस शख्स कसकर गले लगा लिया। वो रोते हुए बोला, मुझे लगा मैं मरने वाला हूं पापा। ये सुनकर आदिश पल में शांत हो गया। तश्वी, रूक्ष और आन्या, धैर्य भी वहां आ गए थे। उन दोनों को गले लगते देखकर सभी के होठों पर हल्की मुस्कान थी। आदिश कोल्ड वॉइस में बोला, अच्छा अब शांत हो जाऊं, सब कुछ सही तो है? अक्ष आदिश से दूर हुआ और आंसू पोंछते हुए बोला, सॉरी। ये कहकर मंदिर की तरफ जाने लगा। आदिश मन में बोला, क्या ये गले लगने के लिए सॉरी बोलकर गया है? वो खड़ा हुआ तो उसकी नजर कॉटन कैंडी की दुकान के पास खड़े एक बच्चे और पापा पर गई। वो बच्चे अपने कॉटन कैंडी से अपने पापा को खिला रहा था और वो बच्चा खुशी से ताली बजा रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, पापा मुझे गोंदी में लो ना। आदिश ने उस तरफ देखा तो वहां एक बच्ची अपने पापा की तरफ हाथों को ऊपर कर खड़ी थी। उस बच्ची के पापा ने मुस्कान के साथ उस बच्ची को गोंद में लिया और उसके माथे पर किस कर लिया। तश्वी आदिश को वहां खड़े देखकर बोली, आदि चलो। आदिश होश में आया और मंदिर की तरफ जाने लगा। आदिश अभी भी कुछ सोच रहा था। उसने कभी अक्ष और रूक्ष को यह नहीं कहा था कि वह उनके पापा नहीं है। कभी यह भी नहीं कहा था कि वह दोनों पापा बाले हक उसके ऊपर ना जताए। लेकिन तब भी वह दोनों खुद उससे दूर होते गए थे। उसकी लाइफ में सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट थी, तश्वी की मुस्कान और उसका काम। बाकी सब कुछ उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ। बात अक्ष और रूक्ष की ही नहीं थी। अगर उसका अपना भी बच्चा होता तब भी उसके लिए तश्वी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती। वो अपने दिल के फील्स को समझ नहीं पाता था। आखिर वह ऐसा क्यों है? मंदिर से तश्वी, आदिश और रूक्ष अक्ष देशवाल हवेली के लिए निकल गए। देशवाल हवेली। रूक्ष सोफे पर बैठकर अपने भाई को देख रहा था जो बिस्तर पर उछल कूद कर रहा था। अक्ष ने अभी तक कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। रूक्ष बोला, चैंप जाकर चेंज कर लो। अक्ष को धोती कुर्ता पहनकर मजा आ रहा था। वो मुंह बनाकर बोला, भाई मुझे मजा आ रहा है। रूक्ष घूरकर अक्ष को देखता है, फिर बोला, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
अक्ष बिस्तर से कूदकर बोला तो बताऊं ना। रूक्ष बोला पहले चेंज करके आऊं। अक्ष मुंह बनाकर बोला भाई आप मेरी धोती खोल रहे हैं। रूक्ष ने उसे घूरा तो अक्ष वहां से मुंह बनाकर भाग गया। कुछ देर बाद अक्ष नाइट सूट्स पहनकर आया और सोफे पर बैठकर बोला पापा मीटिंग के लिए मान गए हैं। अक्ष बादाम खाते हुए बोला किसके पापा। रूक्ष ने अक्ष को घूरकर देखा और कहता है तुम सच में बातों को समझते नहीं हो या सिर्फ ना समझने का नाटक करते हो। उद्धरण चिन्ह। अक्ष सर खुजाते हुए बोला क्या मतलब, मुझे कुछ समझ नहीं आया। रूक्ष ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर एक एक बात को चबा चबा कर बोला आदिश देशवाल से मीटिंग करने के लिए मान गए हैं। अक्ष बोला अच्छा अच्छा समझ गया। डे ब्रेक स्टार स्कूल। अक्ष और रूक्ष अपने क्लास में थे। सभी बच्चे अक्ष और रूक्ष की तरफ देखकर फुसफुसाते हुए कुछ बात कर रहे थे। अक्ष को समझ नहीं आ रहा था कि सभी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। रूक्ष का सर दर्द कर रहा था, ऊपर से वहां शोर हो रही थी। अक्ष ने रूक्ष की तरफ देखा और परेशान होकर कहा भाई आप ठीक है। रूक्ष बोला सर दर्द कर रहा है। अक्ष परेशान होकर बोला आपने कितने दिनों से ध्यान से सोया भी नहीं, सिर्फ काम और काम। अच्छा मेडिकल रूम चलते हैं। रूक्ष सर पकड़कर बोला मुझे नहीं जाना। अक्ष मुंह बनाकर बोला अच्छा ठीक तो मैं दवाई लेकर आता हूं, आप यही रहना। ये कहकर वो वहां से चला गया। अक्ष के जाते ही सभी बच्चे वापस से बातें करने लगे। रूक्ष का सर दर्द कर रहा था, ऊपर से यह शोर। वो गुस्से में खड़ा होकर बोला क्या ये शोर 2 मिनट के लिए बंद कर सकते हो। एक बच्चा बोला हम गुलाम नहीं हैं तुम्हारे, हम तो शोर करेंगे। एक बच्ची बोली तुम्हारे पापा का स्कूल है तो खुद को क्या यहाँ का राजा मानते हो। दूसरा बच्चा बोला हाँ, स्कूल के ओनर के बच्चे हो इसलिए हर काम में तुम दोनों को आगे रखते हैं स्कूल वाले, जैसे भोपाल वाले एग्जीबिशन में भेजा था। दूसरी बच्ची बोली तुम्हारे पापा यहाँ के ओनर हैं इसलिए हमेशा किसी ना किसी का हाथ तोड़ देते हो तुम दोनों। तीसरी बच्ची बोली और एटीट्यूड तो देखो, दोनों किसी से बात तक नहीं करते, जैसे हम तो बस मिडिल क्लास लोग हैं। रूक्ष गुस्से में बोला बकवास बंद करो और शांत रहो बना तुम सबका सर फोड़ दूंगा। रूक्ष के सर में अजीब सा दर्द हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। सभी बच्चे रह देखकर 2 कदम पीछे हो गए, लेकिन कुछ बच्चों ने अक्ष और रूक्ष के बैग से किताब सारा जमीन पर फेंक दिया और उसके ऊपर पानी डाल दिया। बाकी बच्चों ने डस्टबिन को उठाकर रूक्ष के ऊपर फेंकना चाहा। तभी अक्ष अंदर आकर ये देखकर गुस्से में बोला हाउ डेयर यू। अक्ष ने जाकर उन बच्चों को धक्का दे दिया और सभी जमीन पर गिर गए। अक्ष की आंखें लाल थी, उसने अपनी लाल आंखों से सभी को घूरा। उसने रूक्ष को देखा और उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रूक्ष को होश नहीं आ रहा था। अक्ष ने परेशान होकर अपने हाथ में पहने वॉच पर क्लिक किया और कहा जल्दी स्कूल पहुंचो। कुछ ही देर में ऋषि और एकांत वहां आ गया। एकांत ने रूक्ष को गोंद में उठा लिया। अक्ष जाते हुए घूरकर उन बच्चों को देखता है। हॉस्पिटल। अक्ष बहुत ज्यादा परेशान था। रूक्ष को स्ट्रेचर पर लेटा कर रखा था। ऋषि रिसेप्शन पर फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा था। अनन्या भी वहां थी, वो भी रूक्ष को ऐसे देखकर परेशान थी। अनन्या देख पा रही थी कि कैसे रूक्ष का चेहरा पीला पड़ चुका है। जिस बच्चे के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था, आज उसके चेहरे पर तनाव दिख रही थी। अक्ष परेशान हो चुका था क्योंकि कोई डॉक्टर अब तक रूक्ष को देखने नहीं आया था। वो गुस्से में बोला और कितनी देर, यहाँ चल क्या रहा। एक नर्स आकर बोली यह हॉस्पिटल है बेटा, प्लीज धीरे बात करो। अक्ष गुस्से में बोला पहले कोई डॉक्टर से कहो कि मेरे भाई का इलाज करे। वो नर्स बदतमीजी से बोली कहा ना धीरे बात करो, पहले फॉर्मेलिटीज पूरी होगी उसके बाद ही डॉक्टर आएंगे। अक्ष गुस्से में बोला फॉर्मेलिटीज वहां पूरा क्या जा रहा है, अब तक मेरे भाई को कुछ हो गया तो जल्दी डॉक्टर को बुलाऊं, वरना यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा। वो नर्स गुस्से में बोली तुम है तो। तभी एक दूसरी नर्स ने आकर उस नर्स को रोका और कहा क्या कर रही है, प्रिया बच्चा है वह। उस नर्स ने मुड़कर अक्ष प्यार से बोला मैं समझती तुम बहुत परेशान हो अपने भाई के लिए, लेकिन डोंट वरी वो ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर आते ही होंगे। तभी डॉक्टर वहां आकर रूक्ष को देखने के बाद थोड़ा गुस्से में कहता है बच्चे के माता पिता कौन है। अक्ष ने ऋषि को खींचकर सामने किया और कहा ये रहे। वो नर्स जो पीछे खड़ी थी वो मन में बोली हाय हर हैंडसम लड़के जल्दी शादी क्यों कर लेते हैं, खासकर जो मुझे पसंद आते हैं। डॉक्टर गुस्से में बोला यह आप कैसे ख्याल रखते हैं आपने बच्चे की, अभी से इतना स्ट्रेस लेता है ये बच्चा, ऊपर से ठीक से सोया भी नहीं है ये, शायद ऐसे तो बच्चे की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी, मौत भी आ सकती है इसे।
रूक्ष को होश आते देखकर नज उसके पास आकर बोली, तुम ठीक हो? डॉक्टर ऋषि से मेडिसिन के बारे में बात करने लगा। अक्ष भी रूक्ष के पास चला गया। रूक्ष बिस्तर पर बैठकर बोला, मैं कहाँ हूं? अक्ष गुस्से में बोला, जहां होना चाहिए। रूक्ष ने कंफ्यूज नजरों से अक्ष को देखा तो अक्ष रूक्ष पर गुस्सा करते हुए बोला, आपके लिए काम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? उसके चक्कर में अपनी हालत क्या कर लिया देखो। आंखों में आंसू लिए उसने रूक्ष को गले लगाकर कहा, मुझे आप चाहिए भाई। पावर, पैसे कुछ नहीं, सिर्फ आप चाहिए। वह नज हैरान होकर उन दोनों बच्चों को देख रही थी। वह मन में बोली, अरे यह इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कहीं के सीईओ है। डॉक्टर ने उस नर्स की तरफ देखकर कहा, ईशाना जाकर पेपर्स लेकर आ जाऊं। ईशाना वहां से जाते हुए बोली, ओके सर। डॉक्टर भी जाते हुए बोला, 2 घंटे में यहां से जा सकते हैं और बच्चे का ख्याल रखिए। अक्ष एकांत से बोला, हमारे किताबें और बैग्स खराब हो गए हैं। एकांत वहां से जाने लगा तो अक्ष बोला, पहले बालों की तरह ही होना चाहिए। और मासी, आप भी भैया के साथ जाया हेल्प के लिए। अनन्या बोली, मैं इसके साथ। एकांत ने अनन्या का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे वहां से लेकर चला गया। अक्ष ऋषि से बोला, ऋषि भैया आप में इन्फॉर्म कर दीजिए, मम्मा को इस बारे पता नहीं चलना चाहिए। ईशाना ने जब ये सुना वो हैरानी से बोली, भैया? ईशाना हैरानी से बोली, लेकिन वहां तो कह रहे थे कि यह आपके बच्चे हैं। ऋषि बोला, वह झूठ कहा था। ईशाना बोली, लेकिन क्यों? ऋषि कुछ बोलता तभी रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। ईशाना ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई, फिर बोली, देखो बच्चे, तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। तुम्हारे पापा मम्मी को पता होना चाहिए कि तुम बीमार हो और तुम है उनके साथ की जरूर है। रूक्ष ईशाना को घूरते हुए बोला, नज हो ना, डॉक्टर तो नहीं। तुम अपना काम करके निकलो यहां से। ईशाना मन में बोली, कितना बदतमीज बच्चा। ईशाना ने ऋषि को कागज दिया और वहां से पैर पटकते हुए चली गई। रूक्ष बोला, मुझे जाना है यहां से, बहुत काम है। अक्ष गुस्से में बोला, भाई आप कोई काम नहीं कर रहे। रूक्ष बोला, क्या बोल रहा है तू? कल मीटिंग है पापा के साथ, बहुत मुश्किल से इस मीटिंग के लिए माने हैं वह। अक्ष बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। रूक्ष बोला, और मीटिंग का क्या? अक्ष कुछ सोचकर बोला, मैं संभाल लूंगा। रूक्ष बोला, आयुष्यो? अक्ष ने हाँ में सर हिला दिया। शॉपिंग हो जाने के बाद अनन्या गुस्से में बोली, अब चले या यही रहने का इरादा है? एकांत बोला, क्या हम कॉफी पीने चले? अनन्या आंखें छोटी कर बोली, डेट के लिए पूछ रहे हो? एकांत सर खुजाते हुए नजरें इधर उधर करते हुए बोला, वाह वाह बस। अनन्या गुस्से में बोली, तुम्हारे साथ मुझे कहीं नहीं जाना। अनन्या जाने लगी तो एकांत उसका हाथ पकड़ लेता है। अनन्या ने घुरकर एकांत को देखा तो एकांत बोला, कुछ टाइम की ही तो बात है, प्लीज। अनन्या मुंह बनाकर हाँ कर देती है। ये सुनकर एकांत बहुत ज्यादा खुश था। दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे। एकांत कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अनन्या एकांत को घूरते हुए बोली, तुम्हें कुछ कहना है क्या? एकांत बोला, वो मैं वह। अनन्या दांत पीछते हुए बोली, जल्दी बोलोगे? एकांत हिम्मत कर एक सांस में बोला, वो हम साथ हो जाते हैं ना। एकांत ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया था। अनन्या ने अपना हाथ झटक कर खड़ी होकर कहा, क्या? एकांत खड़ा होकर बोला, देखो मैं मानता हूं मेरी गलती थी। सच कहता हूं, एक पल ऐसा नहीं गया जिस पल तुम है या ना क्या हो। पहले मुझे लगा कि मैं आदिश देशवाल के राइवल कंपनी में काम करता हूं तो तुम मना कर दोगी, लेकिन अब तो तुम भी यही काम करते हो। अनन्या एकांत को घूर रही थी। वो गुस्से में बोली, यह फालतू से बहाने मत दो तुम मुझे छोड़कर जाने का फैसला तुम्हारा था। तब तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं थी, बस तुमने अपने मन की बात सुनी और मुझे छोड़ दिया, और अब मेरा यह फैसला है कि मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। ऐसा सोचना भी मत कि हम दोनों फिर साथ हो जाएंगे। ये कहकर वो गुस्से में वहां से टैक्सी लेकर चली गई। एकांत वही के चेयर पर बैठ गया। उसके चेहरे पर उदासी थी। तश्वी परेशान होकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी अक्ष और रूक्ष को आते देखकर वो उन दोनों के पास जाकर बोली, आज इतनी देर कैसे लग गई? अक्ष बोला, मम्मा वो हम लाइब्रेरी में थे तो। तश्वी बोली, फिर भी इतना देर कौन करता है बच्चा? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अक्ष मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी मामा, हम ठीक है। सोफे पर बैठा आदिश एक नजर रूक्ष और अक्ष को देखा। अक्ष की मुस्कान बिल्कुल तश्वी की तरफ थी, एकदम मीठी और प्यारी। उसके आंखों में एक अलग ही रौनक थी। आदिश ने रूक्ष को देखा जिसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। उसके आंखों में अलग ही मिस्टीरियस भाव होते थे।
पता नहीं क्यों लेकिन आदिश को हमेशा उसे देखकर एक अलग सा एहसास होता था। वह दिल से यही चाहता था कि काश वह दोनों उसके और तश्वी के बच्चे होते, तो वह सभी एक प्यारी सी फैमिली होते। लेकिन ऐसा नहीं था, वो दोनों बच्चे उसके नहीं थे। ये दिमाग में आते ही आदिश ने अपनी नजरें उन दोनों से हटा ली। अक्ष और रूक्ष अपने कमरे की तरफ चले गए। दरवाजा खोलते ही अक्ष की नजर बिस्तर पर गई। वह हैरान हो गया। रूक्ष भी ये देखकर हैरान था। वो कोल्ड वॉइस में बोला, ये सब कौन लाया है? अक्ष ने एक नौकरानी को जाते हुए देखकर कहा, ये सब किसने रखवाया है यहाँ? वो नौकरानी बोली, पता नहीं। वो नौकरानी वहां से चली गई। तभी तश्वी वहां आते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने? अक्ष और रूक्ष दोनों ही हैरान थे। अक्ष हैरानी और एक्साइटेड होकर बोला, आप सच कह रही है? तश्वी ने मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला दिया। अक्ष खुशी से अंदर गया और बिस्तर पर रखे कॉटन कैंडी का पैकेट खोलकर खाने लगा। उसके आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। वो बोला, यू नो व्हाट, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यह पापा लाए हैं। तश्वी अक्ष खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसे कॉल आया तो वह वहां से चली गई। अक्ष रूक्ष की तरफ देखकर बोला, पापा पहली बार हमारे लिए कुछ लाए हैं, आप भी खा लो। रूक्ष सोफे की तरफ जाते हुए बोला, मुझे ये सब पसंद नहीं। अक्ष बोला, ओके, मत खाऊं। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। रूक्ष बार बार कॉटन कैंडी को देख रहा था। वो रह नहीं पाया तो जाकर उसने भी कॉटन कैंडी उठा ली। उसके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आ गई, यह सोचकर कि उसके पापा उसके लिए ये लाया है। अक्ष जो खिड़की से ये सब देख रहा था, रूक्ष के पल भर की मुस्कान को आपने कैमरा में कैद कर लिया और वहां से चला गया। आदिश फोन में किसी से बात कर रहा था। तभी अक्ष जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और धीमी आवाज में बोला, पापा। आदिश जो फोन पर बात कर रहा था, अक्ष की आवाज सुनकर कॉल काटकर पीछे मुड़कर अक्ष को हैरानी से देखा। अक्ष बोला, थैंक यू। आदिश सोफे पर बैठकर बोला, वो बस तुम उस दिन खाना चाहते थे इसलिए लाकर रख दिया। अक्ष आंखों में आंसू लिए मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू, एक पल के लिए ही सही, मुझे मेरे भाई की मुस्कान दिखाने के लिए। आदिश हैरानी से अक्ष को देखता है। अक्ष बोला, आपको पता है आपकी बहुत सी चीजें उसमें सेम है। बहुत सी चीजें। मुझे नहीं पता खून के रिश्ते इतने आपने क्यों होते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते भी तो प्यार देते हैं ना। मैंने इस जिंदगी को पाते ही एक सपना देखा था, एक फैमिली जिसमें प्यार हो, खुशियां हो। मुझे पता है आप हम दोनों से प्यार नहीं करते, लेकिन आप मम्मा का ख्याल रखते हैं, इसलिए हम दिल से आपको पापा मानते हैं। थैंक यू। अक्ष जाने लगा तो आदिश खड़ा होकर बोला, मुझे नहीं पता तुम दोनों को सच कैसे पता है, लेकिन सच कहता हूँ, खून के रिश्ते हो या दिल के रिश्ते, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तश्वी और कोई नहीं। तुम दोनों मेरे अपने बच्चे भी होते तब भी तुम दोनों से बढ़कर तश्वी होती मेरे लिए। अक्ष मुस्कुराते हुए बोला, हमारे लिए भी हमारी मम्मा ही सब कुछ है। अब तक जो भी क्या सब कुछ उनके लिए ही था। अक्ष मन में बोला, बेटा बनकर हो या भाई बनकर, हर दर्द सिर्फ उनके लिए ही सहा है। अक्ष वहां से चला गया। आदिश एकटक दरवाजे को देख रहा था। रूक्ष देख पा रहा था कि कल के मीटिंग के लिए अक्ष बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। अक्ष रूक्ष को एक काम तक करने नहीं दे रहा था। रूक्ष बोला, अक्ष मैं कल मीटिंग में रहूंगा। अक्ष बोला, नहीं भाई, आप बीमार हैं, मैं संभाल लूंगा ना। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? रूक्ष बोला, खुद से ज्यादा, लेकिन फिर भी मैं रहना चाहता हूं। अक्ष बोला, आप मानेंगे नहीं ना? ठीक है, रह सकते हैं। नेक्स्ट डे, डेब्रेक स्टार स्कूल, प्रिंसिपल ऑफिस। प्रिंसिपल बोले, आप मेरे प्राइवेट रूम में अपना मीटिंग कर सकते हैं। अक्ष बोला, थैंक्स। रूक्ष उस रूम की तरफ जाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, इसमें थैंक्स कहने की क्या जरूरत है, ये रूम तो हमने ही इन्हें दिया है। प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था। अक्ष रूक्ष के पीछे जाते हुए बोला, भाई। दोनों मीटिंग के लिए रेडी हो गए। लैपटॉप पर आदिश का मीटिंग रूम दिखने लगा। के तरफ का कैमरा बंद था। अक्ष बोला, हेलो मिस्टर आदिश देशवाल। दूसरी तरफ के आदिश देशवाल को अक्ष की आवाज किसी 24-25 साल के लड़के की आवाज जैसी लग रही थी। आदिश देशवाल कोल्ड वॉइस में बोला, मीटिंग का कारण बताना चाहेंगे आपको? अक्ष थोड़ा नर्वस था क्योंकि यह मीटिंग वह अपने पापा के साथ कर रहा था, वह भी नकली पहचान बनाकर। अक्ष बोला, शो, इस प्रोजेक्ट में हमें आपकी मदद चाहिए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए है। अगर इसमें आपका साथ आ जाए तो ये बहुत आगे जाएगा। आदिश कोल्ड वॉइस में बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी बात मान लूंगा?
अक्ष एक पल के लिए रुका, फिर बोला क्योंकि इससे आपको करोड़ों की प्रॉफिट होगी और इस काम को रोकने के लिए जोन्स बहुत कोशिश करेगा। और मुझे अच्छे से पता है कि आप भी जोन्स को पकड़ना चाह रहे हैं, किसी खुफिया पुलिस के कहने पर। आदिश के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो बोला, का भी कुछ पता क्या है तुमने मेरे बारे में, लेकिन फिर भी बिना तुम्हें देखे, तुमसे मिले, मैं तुम्हें हाँ क्यों कहूं? ये बात तो तुम्हें भी पता है कि जोन्स को मैं अकेले ही हैंडल कर सकता हूं। अक्ष सोच में पड़ गया था। उसके पास ही बैठा रूक्ष उसे नर्वस देखकर उसके हाथ में अपना हाथ रखता है। अक्ष रूक्ष के आंखों में सवालिया नजरों से देखता है तो रूक्ष पलके झपका देता है। वो आपने ही रोब में बोला, ठीक, हम जल्दी मिलेंगे आपसे। ये कहते ही स्क्रीन बंद हो गई। आदिश के होठों पर तिरछी मुस्कान थी। वो आपने चेयर को हल्का हल्का रोल कर खुद से बोला, कभी इंटरेस्टिंग है ये दोनों। तभी तश्वी कॉफी लेकर वहां आ गई और टेबल पर कॉफी रखकर गुस्से में कहा, कितना काम कर बाते हो तुम मुझे, मैं तुम्हारी पाहू पियोन नहीं, और मुझे छुट्टी चाहिए। आदिश ने आंखें छोटी कर तश्वी को देखा, फिर कहा, छुट्टी किस लिए? तश्वी कंधे उचकाते हुए बोली, ऐसे ही मजे करने के लिए। आदिश तश्वी को खींचकर अपने गोंद में बैठा लेता है और धीमी आवाज में बोलता है, मजे तो यहां भी कर सकते हैं जान। तश्वी आदिश से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, छिछोरे कहीं के, छोड़ो। आदिश तश्वी के गर्दन पर किस करते हुए बोला, ना। तश्वी बोली, मुझे ना अच्छे से पता है तुमने मुझे अपना पिए बनाया क्यों है, लेकिन तुम शायद भूल रहे हो मैं कौन हूं। ये कहकर तश्वी ने कॉफी उठाकर आदिश के कपड़े पर डाल दिया। आदिश झट से खड़ा हो गया और परेशान होकर बोला, ये क्या कर दिया, मुझे मीटिंग में जाना है। तश्वी एटीट्यूड से वहां से जाते हुए बोली, तो जाओ ना, रोक कौन रहा है। आदिश ने तश्वी का हाथ पकड़ा और उसे टेबल से टिकाकर उसके करीब आते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा, जान। तश्वी आदिश को आपने करीब आते देखकर बोली, देखो यह ऑफिस से कोई आ जाएगा तो। आदिश आपने शर्ट का बटन खोलते हुए बोला, आता है तो आने दो, उन्हें भी तो पता हो कि आदिश देशवाल अपनी बीवी से कितना प्यार करता है। तश्वी थूक निगलकर बोली, देखो देखो, दूर रहो ना प्लीज। आदिश वापस से तश्वी के नजदीक आने लगा तो तश्वी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आदिश के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और वह उससे दूर होकर अपना शर्ट खोलते हुए बोला, चलो जाकर मेरे लिए कपड़े लेकर आऊं। तश्वी ने हैरानी से आंखें खोली, फिर बिना कुछ कहे भाग गई। कुछ ही देर में वो कपड़े लेकर आदिश के पास पहुंची। जब उसने आदिश को शर्टलेस देखा, वो थोड़ा शर्मा सा गई। उसे शर्म से लाल होते देखकर आदिश उसके पास जाकर उसे कमर से पकड़ते हुए बोला, क्या हुआ जाना, दिल में कुछ करने का मन तो नहीं कर रहा? तश्वी ने नजरें चुका ली। उसे पता था कि वह चुप रही तो आदिश उसे परेशान करता रहेगा, इसलिए उसने भी अपने ही अंदाज में आदिश के गले में हाथ डालकर फ्लर्टी अंदाज में बोला, हाँ मन तो बहुत कुछ करने का कर रहा है, लेकिन क्या करे, तुम्हारा इंपॉर्टेंट मीटिंग जो मिस हो जाएगा। आदिश तश्वी को ऐसे देखकर एक पल के लिए हैरान था, लेकिन अगले ही पल वो बोला, मीटिंग कैंसिल। तश्वी आंखें बड़ी बड़ी कर आदिश को देखने लगी, यहां सब उल्टा पड़ गया। वो बोली, कोई जरूरत नहीं है, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम जाओ ना। आदिश तश्वी को आपने करीब कर बोला, तुमसे इंपॉर्टेंट थोड़ी है, लेट्स गो डार्लिंग। तश्वी हैरान थी। आदिश ने तश्वी को गोंद में उठाया और आपने प्राइवेट रूम में लेकर चला गया, जो उसके आराम के लिए बनाया गया था। वहां एक बड़ा सा बिस्तर था और डीम लाइट जल रही थी। आदिश ने तश्वी को बिस्तर पर बैठा दिया और तश्वी के करीब आने लगा। तश्वी ने आंखें बंद कर लिया था। आदिश ने तश्वी के गर्दन पर हल्का बाइट किया, फिर तश्वी के कॉलरबोन पर। तश्वी हल्का हल्का चीख रही थी, लेकिन उसने आदिश को रोका नहीं था। एक पल के लिए आदिश रुक गया। तश्वी ने हैरान होकर अपनी आंखें खोलकर आदिश को देखा। आदिश अचानक से बोल उठा, मुझे बच्चा चाहिए। तश्वी शौक होकर बोली, वट? जब से आदिश दिल व पापा बाली फील जाग रही थी। वह चाहता था उसका भी एक बच्चा हो, एक अपना बच्चा हो जो उसके ऊपर हक जमाए, उससे प्यार मांगे और वो उसे वो हर चीज लाकर दे जो उसे चाहिए। ऋषि कार में बैठकर कहीं जा रहा था। वो किसी सोच में गुम था। वो जिस जगह से जा रहा था वहां चारों तरफ जंगल था। वो कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर तो कोई भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में खालीपन जरूर था। तभी उसके गाड़ी के सामने एक लड़की आकर टकरा गई। वो लड़की कमजोर लग रही थी और उसके होठों से खून निकल रहा था। उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। वो लड़की रोते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी प्लीज। ऋषि हैरान था। वो कार से बाहर निकलकर उस लड़की को संभालने लगा। ऋषि ने जब ध्यान से देखा, वो मन में बोला, ये तो वही लड़की है।
वो लड़की कमजोर आवाज में बोली, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मेरे साथ गलत करना चाहते हैं। ये कहकर वो लड़की बेहोश हो गई। तभी 7-8 लड़के ऋषि के सामने खड़े होकर बोले, चल लड़की को हमें दे दे, इस तितली को हमने पकड़ा है। ऋषि गुस्से में उन लड़कों को घूर रहा था। तश्वी आदिश बात से हैरान थी। वो बोली, क्या बोल रहे हो तुम? अक्ष और रूक्ष से तो कभी प्यार से बात की नहीं, अभी और एक बच्चा करने के बाद उसे भी आपने लाल आंखों से छुप करने का इरादा है? आदिश बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस वाह। आदिश को आपने मन की बात बोलना ठीक से आता ही नहीं था, वह अपनी फीलिंग तक बता नहीं पा रहा था। तश्वी आदिश को ऐसे उलझन में देखकर आंखें छोटी कर उसे देख रही थी। वो बोली, मुझे समझ नहीं आता कब तुम अपने मन की बातों को खुलकर बताना सीखोगे। आदिश तश्वी की आंखों में देखकर बोला, पहले भी तो आंखें पढ़ लेती थी ना, अब भी पढ़ लो। तश्वी के होठों पर मुस्कान आ गई, फिर बोली, वादा करो इस बार के बच्चे का ध्यान तुम रखोगे। आदिश हैरानी से तश्वी को देखने लगा। ऋषि ने उस लड़की को अपने काम में बैठा लिया। वहां खड़े सभी लड़के गुस्से में बोले, यह क्या कर रहा है हीरो, चल लड़की इधर दे। ऋषि काका दरवाजा बंद कर बोला, वो कोई चीज नहीं है जो तुम लोगों को दे दूं। एक आदमी बोला, वो हमारा शिकार है, तुम उसे ऐसे कैसे ले जा सकते हो, हम तुम्हें ऐसा करने क्यों देंगे भला। ऋषि आपने शर्ट के बाजू को ऊपर खींचते हुए कहा, ऐसे ही क्यों ले जाऊंगा, जीत कर लेकर जाऊंगा। उन आदमियों ने जब ऋषि को ऐसा करते देखा, सभी ने ऋषि को घेर लिया। ऋषि ने 20 मिनट्स में सभी को उनकी औकात दिखा दिया। वो सभी वहां से भाग गए। ऋषि उस लड़की को लेकर अपने अपार्टमेंट में चला गया। अक्ष परेशान होकर बोला, भाई आपने कह तो दिया कि हम मीटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन कैसे? पापा ने हमें देख लिया तो क्या होगा पता है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, आप करने क्या वाले हैं। वैसे मेरे पास आइडिया है, हम एकांत और ऋषि भाई को बनाकर भेज देते हैं। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें लगाता है उन्हें पता भी नहीं चलेगा। अक्ष ने नजरें चुका लिया और मुंह बनाकर कहा, तो क्या करने वाले हैं आप? रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, हम जाएंगे। तभी दरवाजा खोलकर एक टीचर अंदर आते हुए बोली, प्रिंसिपल सर। उस टीचर ने जब उन दोनों को देखा वह हैरान हो गई, फिर गुस्से में बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, क्लास में क्यों नहीं हो तुम दोनों? अक्ष बोला, आशा मिस हुआ। आशा गुस्से में बोली, चुप, बिना बताए तुम दोनों अब प्रिंसिपल रूम में भी शैतानी करने लगे। उस लड़की को धीरे धीरे होश आने लगी। वो सर पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी ऋषि उस लड़की के पास आकर बोली, उठ गई तुम, ठीक तो हो ना? वो लड़की ऋषि की तरफ देखकर बोली, आप। ऋषि पानी का ग्लास उस लड़की को देते हुए बोला, पानी पी ले, अच्छा लगेगा। सॉरी, वो मुझे आपका घर नहीं पता था, इसलिए आपने घर लाना पड़ा। वो लड़की ऋषि के हाथ से पानी का ग्लास लेकर बोली, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, वरना पता नहीं मेरे साथ। उस लड़की के आंखों में आंसू थे। ऋषि ने उसे समझते हुए कहा, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक तो है। वैसे तुम्हारा नाम जान सकता हूं? वो लड़की आंसू पोंछते हुए बोली, ईशाना गुप्ता। आपका नाम? ऋषि बोला, ऋषि, ऋषि ओबराय। वो मैं खाना लेकर आता हूं, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप जा सकती हैं, मतलब आप चाहे तो। ईशाना ने हाँ में सर हिला दिया, तो ऋषि वहां से चला गया। ईशाना कमरे में ही इधर उधर घूमने लगी। उसने ऋषि के बचपन के फोन देखे जिसमें वह अपने माता पिता के साथ था। ईशाना मुस्कान के साथ बोली, बचपन में यह मुस्कुराते हुए कितने क्यूट लगते, अभी तो और भी ज्यादा क्यूट लगेंगे, लेकिन मैंने इन्हें मुस्कुराते नहीं देखा। वो जाकर बिस्तर पर बैठ गई। तभी ऋषि खाना लेकर वहां आ गया। अनन्या आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में बैठकर बस एकांत के कहे बातों के बारे में सोच रही थी। तभी अनन्या की मां दरवाजा खटखटाते हुए बोली, अनु, क्या कर रही है अंदर? जब से आई है कमरे में ही घुसी हुई है, कुछ खाया भी नहीं और ऑफिस भी नहीं गई। अनु। अनन्या आंखों से आंसू पोंछकर बोली, मां जाओ ना, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अनन्या की मां परेशान होकर बोली, क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? अनन्या बोली, हाँ सब ठीक है। अनन्या की मां परेशान होकर वहां से चली गई। अनन्या की नजर एक बॉक्स पर गई जो स्काई ब्लू कलर का था। वो उस बॉक्स को लेकर जमीन पर बैठ गई और उसे खोलकर देखने लगी। वहां एक पेंडेंट था। उसे देखकर अनन्या को याद आया कि कैसे एकांत ने उससे इसे पहनाकर कहा था कि जिंदगी के किसी मोड़ पर वो कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोली, हर पल साथ देने का वादा करके मुश्किल समय पर तुम मुझे छोड़कर चले गए एका। मेरा पापा उस वक्त मुझे छोड़कर चले गए थे। उस वक्त तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था, लेकिन तुम कहाँ थे? मुझे छोड़कर चले गए थे।
और आज आकर मुझे कह रहे हो कि मैं वापस से तुम्हारे साथ आ जाऊं। ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा मिसेस एकांत सूर्यवंशी, कभी नहीं होगा। ये कहकर वो खुद को समेट कर जोर जोर से रोने लगी। खाना खा लेने के बाद ईशाना बोली मुझे चलना चाहिए। ऋषि बोला ओके मैं छोड़ देता हूँ। ईशाना बोली इट्स ओके मैं चली जाऊंगी। ऋषि बोला मैं छोड़ दूंगा, अपना एड्रेस दे दो। ईशाना बोली वानीमाला अनाथालय। ऋषि बोला तुम अनाथ हो। ईशाना मुस्कान के साथ बोली नहीं, वह मेरे माता पिता ही वो अनाथालय चलते हैं, इसलिए मैं भी वही रहती हूँ। ऋषि बोला ओ सॉरी। ईशाना मुस्कान के साथ बोली इट्स ओके। हर किसी को ऐसा ही लगता है, लेकिन ईशाना माइंड नहीं करती। ऋषि उसे उसके घर छोड़ने चला गया। वही ईशाना कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। ऋषि बिल्कुल पक चुका था उसकी बातों को सुनकर। अनाथालय के सामने ऋषि ने कार रोकी तो ईशाना नीचे उतरकर ऋषि को अंदर बुलाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक तो ऋषि वहां से जा चुका था। ये देखकर उसके चेहरे पर हैरानी थी। आशा गुस्से में बोली आखिर बताओगे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इतना भी अकल नहीं है कि किसी के रूम में ऐसे ही नहीं घुसते। बदतमीजी की हद पार कर चुके हो तुम दोनों। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला लगता है आप भी मैनर्स भूल चुकी है, बिना नॉक किए अंदर जो घुस आई। आशा जी गुस्से में बोली अच्छा अब तुम मुझे मैनर्स सिखाओगे? हम? रूक्ष रूडली बोला इतनी औकात नहीं है आपकी कि मैं आपको सिखाऊं और आप सीखे। आशा गुस्से में बोली यू बच्चे, मैं अभी तुम दोनों के बारे में प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करता हूं। ये कहकर वो पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्ष सर पीट कर बोला गई भैंस पानी में। रूक्ष ने आंखें छोटी कर अक्ष को देखा। अक्ष ने नजरें तेरी कर अपने भाई को देखा जो घूरकर उसे ही देख रहा था। वह अपना कोट ठीक कर गला साफ करने लगा। रूक्ष अभी भी अक्ष के हरकतों को देख रहा था। अनन्या की मां किसी को फोन कर बोली पता नहीं अनु को क्या हो गया है, कल जब से घर पहुंची है रूम से बाहर निकली ही नहीं, कुछ खाया तक नहीं अब तक, पता नहीं क्यों ऐसा कर रही है वह। उसकी आवाज से तो ऐसा लग रहा था कि वह बहुत परेशान है। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा, इसलिए फोन कर लिया। प्रिंसिपल ऑफिस। अक्ष और रूक्ष की कंप्लेन कर आशा जी बहुत ज्यादा खुश थी और शैतानी मुस्कान लिए आशा जी अक्ष और रूक्ष की तरफ देख रही थी। वैसे इस वक्त अक्ष और रूक्ष को घबराना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो प्रिंसिपल ही डर से कांप रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आखिर कोई भी आकर उन्हें क्यों इन सब में फंसा लेता है। वह तो चाहते थे कि वह से 100 कदम की दूरी पर रहे, लेकिन ये लोग हैं कि खुद के पैरों पर तो कुल्हाड़ी मारते ही हैं, उनका सर भी दीवार पर पटक देते हैं। उनके शरीर से पसीना टपक रहा था। आशा जी प्रिंसिपल सर को शांत देखकर बोली सर आप कुछ करेंगे? रूक्ष खा जाने वाली नजरों से प्रिंसिपल को घूर रहा था। प्रिंसिपल डरते हुए बोला वह मैंने ही इन्हें वहां भेजा था। आशा जी बोली क्या? प्रिंसिपल सर बोले हाँ। आशा जी बोली लेकिन क्यों? प्रिंसिपल सर बोले क्योंकि रूक्ष की तबीयत थोड़ी खराब थी ना। रूक्ष घूर कर प्रिंसिपल को देख रहा था। अक्ष भी आंखें बड़ी बड़ी कर प्रिंसिपल को देख रहा था। आशा जी बोली जो भी हो, लेकिन इन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की। अक्ष मन में बोला मैंने तो कुछ कहा तक नहीं था, क्या ईर भाई के साथ हमेशा मैं भी फंस जाती हूँ। प्रिंसिपल ये सुनकर थूक निगलकर मन में बोला ये क्या मुझे मारना चाहती है? को पनिशमेंट देना कोई आसान काम है क्या? ऐसा सोचा भी तो जिंदा जला देंगे ये। रूक्ष गुस्से में आशा को देख रहा था, उसकी आंखें लाल थी। प्रिंसिपल हिम्मत कर बोला ठीक है इसका तो पनिशमेंट मिलेगा। आशा जी खुश हो गई। वही अक्ष और रूक्ष दोनों ही प्रिंसिपल को भूने लगे। प्रिंसिपल नजरों को नीचे कर बोले ये दोनों अपने क्लासरूम और लाइब्रेरी की सफाई करेंगे। अब आप गा सकती हैं मिस आशा। आशा जी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। उनके जाते ही प्रिंसिपल पैरों में गिरकर उन दोनों से माफी मांगने लगे और बोले सॉरी मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सॉरी यार, सॉरी। अक्ष घूरकर अपने पैरों में गिरे आदमी को देख रहा था। अक्ष बोला तुम हमसे काम कर पाओगे? प्रिंसिपल बोला नहीं बॉस मैं कर लूंगा सब कुछ। रूक्ष वहां से जाते हुए बोला ठीक है हम करेंगे वो सब साफ। अक्ष हैरानी से बोली क्या? प्रिंसिपल परेशान होकर बोले नहीं आप क्यों करेंगे ये सब? रूक्ष पल के लिए रुका और बोला क्योंकि आपने कहा है गुरुदेव, हमारे पनिशमेंट खत्म होते ही बात करते हैं। अक्ष भी रूक्ष के पीछे चला गया। प्रिंसिपल सर पकड़कर जमीन पर बैठकर बोला अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, खत्म में तो। ईशाना को देखकर एक औरत उसके पास आकर बोली ईशु तू तो अलग कपड़े पहनकर गई थी ना, तो यह क्या पहनकर आई है?
ईशाना को याद आया कि कैसे ऋषि ने आते वक्त उसे कपड़े दिलाते हुए कहा कि उसके माता पिता उसे ऐसे देखकर घबरा जाएंगे, तो वह नए कपड़े पहन ले क्योंकि उसके कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। ये सब सोचकर ईशाना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराते देखकर वो औरत बोली, अरे क्या हुआ, कुछ पूछ रही हो? ईशाना उस औरत को कंधे से पकड़कर खुशी से बोली, माँ तेरी बेटी को प्यार हो गया है। वो औरत हैरानी से बोली, क्या पागल वागल हो गई क्या? ईशाना मुस्कान के साथ बोली, हाँ माँ प्यार में पागल हो गई। ये कहकर नाचते हुए अनाथालय के अंदर चली गई। ईशाना की माँ उसे ऐसे देखकर अपना सर हिलाकर बोली, इस लड़की का कभी कुछ नहीं हो सकता। हे भगवान, थोड़ी अकल दे दो इसे और साथ में एक अच्छा सा दूल्हा भी, जो इस पागल को संभाल पाए। अक्ष और रूक्ष मिलकर लाइब्रेरी साफ कर रहे थे। उन्हें वो सब करते देखकर सभी उन दोनों पर हंस रहे थे। अक्ष को ऐसे किसी के बात करने से पता चला कि स्कूल से बच्चों को एक ट्रिप में ले जाया जा रहा है। वो खुशी से रूक्ष के पास आकर कहा, भाई हम भी ट्रिप पर चले। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हें नहीं लगता हमें आने वाले मीटिंग पर ध्यान देना चाहिए? अक्ष बोला, लेकिन एंजॉय तो कर सकते हैं। रूक्ष बोला, ये लोग कहीं भी लेकर जाया हम वो जगह घूम ही चुके होंगे। अक्ष मुंह बनाकर झाड़ू लगाते हुए बोला, फिर भी दोस्तों के साथ जाकर मजा आता होगा ना। रूक्ष को पता था कि अक्ष को इमोशनल ब्लैकमेल करना बहुत अच्छे से आता था, और उसे मनना भी। उसने उसे देखकर गहरी सांस ली और फिर काम में लग गया। तभी कुछ बच्चों ने आकर उनके साफ किए जगह पर डस्टबिन की सीजें फेंक दी। अक्ष ने अपनी लाल आंखों से उन सबको देखा तो वह बोले, ज्यादा गुस्सा मत दिखाओ, तुम्हारे पापा का स्कूल है तो क्या हुआ, तुम सभी को तो इस स्कूल से निकाल नहीं सकते। अक्ष गुस्से में उनकी तरफ जाते हुए बोला, तुम है तो। रूक्ष ने अक्ष का हाथ पकड़ लिया। अक्ष ने जब यह महसूस किया उसने अपनी आंखें बंद कर खुद को शांत कर लिया। एकांत अनन्या के घर आ चुका था। वह अनन्या के कमरे का दरवाजा नाटक करते हुए कहा, अनु अनु। अनन्या जो एकांत के फोटो को सीने से लगाकर रो रही थी, वो जल्दी से खुद को संभाल कर सब कुछ सीजे उस बॉक्स में समेट कर बॉक्स को छुपा देती है। वो खुद को संभाल कर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? एकांत बोला, ऐसे ही। दरवाजा नहीं खोलोगी? अनन्या आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, ना ये दरवाजा कभी तुम्हारे लिए खुलेगा, ना मेरे दिल का दरवाजा। ये सुनकर एकांत को अजीब सा दर्द हुआ। तभी उसका हाथ एक किल में लग गया। वो चीख उठा, आहा। अनन्या बिना कुछ सोचे सब कुछ भूलकर दरवाजा खोलकर बाहर आकर एकांत का हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ? कितना खून निकल रहा है, अपना ध्यान नहीं रख सकते तुम? उसे आपने लिए परेशान होते देखकर एकांत खुश था। वो बोला, इस दरवाजे की तरफ दिल का दरवाजा भी खुल जाएगा अनु। ये सुनकर अनन्या पल भर के लिए रूक सी गई, लेकिन उसने एकांत के हाथ को नहीं छोड़ा और उसे दवाई लगाने के लिए अपने कमरे में लेकर चली गई और खुद मरहम लगाने लगी। एकांत एक तक अनन्या को देख रहा था और वह बड़े प्यार से उसके हाथ पर दवाई लगा रही थी। पहले की तरह एकांत का चोट देखकर अनन्या की आंखों में आंसू थे। अक्ष और रूक्ष घर वापस आ गए। सनाया बैठकर फोन चला रही थी और बुआजी टीवी पर सीरियल लगाकर बैठी थी। अक्ष ने इधर उधर देखा, फिर कहा, शायद मम्मा पापा अब तक नहीं आए हैं। रूक्ष अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी सनाया बोली, ए बच्चे मेरा पैर दबा दो जरा। अक्ष तिरछी मुस्कान के साथ बोला, गला दबा दूं? ये सुनकर सनाया अक्ष को घूने लगी। अक्ष वहां से जाने लगा तो सनाया बोली, वैसे आदिश तो मुझे मिलने से रहा, इसलिए मैं सोच रही थी कि तश्वी को जाकर बता दूं कि तुम दोनों आदि के बच्चे नहीं हो। रूक्ष और अक्ष के कदम वहीं रुक गए। अक्ष गुस्से में बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करेगी। बुआ जी बोली, क्यों? बता देंगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा, इसलिए डर लग रहा है। अक्ष बोला, प्रॉपर्टी से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इस बारे में मम्मा को पता चला तो उनके जिंदगी में 7 साल पहले का वो दर्द वापस आ जाएगा जो वो भूल चुकी थी। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, कौन क्या भूल चुकी थी? अक्ष थोड़ा हड़बड़ा गया। रूक्ष बोला, वो कोई अपना नाम भूल गया था। तश्वी सवालिया नजरों से रूक्ष को देखते हुए बोली, अपना नाम? अक्ष सर हिलाकर बोला, हम। आदिश अपनी लाल आंखों से सनाया को देख रहा था। अक्ष तश्वी के पास भाग कर गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मम्मा हम क्या स्कूल ट्रिप पर जा सकते हैं? सभी बच्चे जा रहे हैं प्लीज। तश्वी कुछ सोचकर बोली, 2 दिन बाद तुम दोनों का बर्थडे है ना? अक्ष बोला, हाँ लेकिन कल जा सकते हैं ना प्लीज। तश्वी अक्ष के चेहरे पर हाँ सुनने की उम्मीद देखकर बोली, ठीक है ठीक है। रूक्ष वहां से जाते हुए बोला, मुझे नहीं जाना। अक्ष तश्वी से बोला, डोंट वरी मामा, मैं उसे जाने के लिए मना लूंगा।
वह भी रूक्ष के पीछे पीछे चला गया। तश्वी ने ना में अपना सर हिला दिया। आदिश और तश्वी कमरे में चले गए। आदिश बैठकर वापस काम में लग गया। तश्वी कपड़े चेंज कर आ गई। आदिश बोला, परसों हमारी कंपनी आ रहा है। तश्वी हैरान होकर बोली, ए यार, क्या तुम उनके साथ पार्टनरशिप करने वाले हो? आदिश बोला, मे बी, उसमें बहुत प्रॉफिट होगा मुझे, और जोन्स को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तश्वी बोली, जोन्स को पकड़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा ही है अगर तुम डिलाइट इंडस्ट्री के साथ हाथ मिला लो। आदिश बोला, मुझे डिलाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट तो मुझे पर है। सुना है दोनों 7 साल के बच्चे हैं। तश्वी हैरानी से बोली, मतलब हमारे अक्ष और रूक्ष के उम्र के हैं? आदिश बोला, हम। तश्वी जाकर आदिश के गोंद में बैठ गई। वो मुस्कान के साथ बोली, वैसे आदि, मैं ये सोच रही थी कि हम अपने आने वाले बच्चे का नाम क्या रखेंगे। आदिश बोला, मुझे नहीं पता। तश्वी बोली, क्यों नहीं पता? मैंने सोच रखा है, लड़की हुई तो आश्वी और लड़का हुआ तो तश। अच्छा है ना? आदिश तश्वी के गर्दन पर किस करते हुए बोला, बहुत अच्छा है। चोट पर मरहम लगाने के बाद अनन्या बोली, अब तुम जा सकते हो। एकांत अनन्या का हाथ पकड़कर बोला, एक बार मेरी बात तो। अनन्या हाथ झटक कर बोली, नहीं सुनना मुझे तुम्हारी कोई भी बात, जाऊं यहां से प्लीज। एकांत ने एक नजर अनन्या को देखा और वहां से चला गया। उसे जाते देखकर अनन्या की मां बोली, ऐसा क्यों, क्या तूने उसे भेज क्यों दिया? मेरे एक कॉल पर वह यहां आ गया था। अनन्या बोली, और आपने उसे कॉल क्यों किया था? अनन्या की मां बोली, वो तो परेशान थी इसलिए। अनन्या गुस्से में बोली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरे परेशानी को ठीक कर सकता है? बल्कि मेरी जिंदगी में परेशानी तो वही लगता है। देखिए, अगली बार चाहे मैं मर जाऊं, इसे मत बुलाना प्लीज। ये कहकर आपने कमरे में चली गई। अनन्या की मां एक बार दरवाजे की तरफ देखती है, एक बार अनन्या के कमरे की तरफ। वो हाथ जोड़कर भगवान से बोली, कब सब कुछ ठीक करोगे आप प्रभु? पता नहीं कितने दिन और मैं अपनी बेटी के साथ रह पाऊं। मरने से पहले एकांत और अनन्या को साथ देखने की इच्छा है मेरी। नेक्स्ट डे अक्ष ने रूक्ष को ट्रिप के लिए मनाकर उसे लेकर आ गया था। स्कूल वालों ने बच्चों को एक जू में उतार दिया था। सभी बच्चे वो सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। एक ग्लास बॉक्स के अंदर कुछ सांप रखे हुए थे। सभी बच्चे वहां जाने से डर रहे थे। वही अक्ष और रूक्ष उस बॉक्स के पास जाकर उन सांप को देख रहे थे। अक्ष एक सांप की तरफ इशारा कर बोला, भाई ये बिल्कुल हमारे लियो की तरह लगता है ना? एक भालू उन दोनों को देखकर जोर जोर से आवाज कर रहा था। उसके आवाज करने से बच्चे क्या बड़े भी डर रहे थे। वो भालू अपने पिंजरे को तोड़कर अक्ष और रूक्ष के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्ष और रूक्ष तो उन सांपों को देखने में बिजी थे। कोई भालू को शांत नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर प्रिंसिपल उन दोनों के पास जाकर बोला, आप दोनों को दूसरी तरफ जाना चाहिए, वह भालू शायद आप दोनों को मारना चाहता है। अक्ष ने भालू की तरफ देखा। रूक्ष ने प्रिंसिपल के टूटे हुए हाथ की तरफ देखकर कहा, कल ही कहा था ना हमसे दूरी बनाकर रखना, वरना दूसरा हाथ भी टूट जाएगा। ये सुनकर प्रिंसिपल थूक निगलकर दूर हो गया। अक्ष होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए उस भालू के पास जाकर बोला, लियम ये तुम हो ना? कैसे हो तुम? कितने बड़े हो गए हो 1 साल में ही? ये बताऊं, तुमने हमें कैसे पहचाना? उस भालू ने शांत हो अपना हाथ अक्ष की तरफ बढ़ा दिया तो अक्ष उसके हाथ को प्यार से सहलाने लगा। वहां का एक आदमी बोला, इसका गुस्सा शांत करना बहुत मुश्किल है, तुमने ये कैसे किया? अक्ष मुस्कुराते हुए बोला, ये हमारा दोस्त था, हमने इसे एक जंगल में पाया था। इसकी मां को शिकारी ने मार डाला था। यह वहां घायल पड़ा हुआ था। हमें इसे आपने साथ लेकर आए, इसका ख्याल रखा, धीरे धीरे ये बड़ा होने लगा। मैं तो इसे आपने साथ ही रखना चाहता था, लेकिन भाई ने इसे जू में डाल दिया और बताया भी नहीं कौन से जू में डाला है। रूक्ष को लगा था कि यह भालू उन्हें भूल चुका होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रूक्ष तो उसे जंगल से लाते ही जू में डाल देता, लेकिन उस भालू के मां की मौत उनके एक फाइट में लगे गोली के कारण हुआ था। और अक्ष ने भालू को लाने के लिए रूक्ष को बहुत कहा था, बस इसलिए वह उसे लेकर आ गया था। अक्ष उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश था। कहाँ सभी बच्चे उस भालू से डर रहे थे और कहाँ अक्ष बार बार बोल रहा था, यह मुझे कुछ नहीं करेगा, आप खोल दो ना, मैं अंदर जाकर इसे हक करना चाहता हूँ प्लीज। रूक्ष अक्ष की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर खींचकर दूसरी तरफ ले जाकर बोला, क्या बेवकूफी है अक्ष? अक्ष बोला, मैं कहाँ बेवकूफी कर रहा हूँ, वो मेरा दोस्त है, कुछ नहीं करेगा वो मुझे। रूक्ष गुस्से में बोला, बकवास छोड़ो और चलो यहाँ से, याद है ना कल मीटिंग है हमारी और हमें तैयारी करनी है।
अक्ष बोला बाद में, पहले मैं लियम के साथ खेलूंगा। रूक्ष गुस्से में बोला, जींद मत करो अक्ष। अक्ष भी गुस्से में बोला, जींद हमेशा आप करते हो भाई। रूक्ष ने अक्ष को घूर कर देखा। अक्ष और रूक्ष दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ाई करने में लगे हुए थे। ऋषि और एकांत ने जब उन दोनों को ऐसे दोनों ही हैरान हो गए। उन्होंने कभी अक्ष और रूक्ष को एक दूसरे से लड़ाई करते नहीं देखा था। दोनों उन दोनों के पास आ गए। एकांत बोला, आप दोनों ऐसे लड़ाई क्यों कर रहे हैं? अक्ष गुस्से में बोला, लड़ाई में नहीं ये कर रहे हैं, इन्हें तो ऐसा लगता है कि इनके बिना में कुछ हो ही नहीं। रूक्ष गुस्से में बोला, बेवजह बात को बढ़ा क्यों रहे हो? मैंने कब कहा तुमसे ऐसा? अक्ष बोला, बताने की जरूरत नहीं है, आप बस कुछ मिनट के बड़े हैं उससे, इसलिए बड़ा भाई बोल बोल कर हर काम में रोक टोक करते रहते हैं। रूक्ष बोला, मैंने बस तुम्हें बच्चेकाने काम करने से रोका है। अक्ष बोला, बच्चा हूं, बच्चेकानी हरकतें ही करूंगा ना। एकांत और ऋषि ने एक दूसरे को देखा। ये लड़ाई तो बढ़ते जा रही थी। एकांत ने थोड़ा दूर जाकर किसी को फोन कर कहा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, के बीच लड़ाई हो गई है, ऊपर से कल आदिश देशवाल के साथ मीटिंग है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो एकांत ने ओके सर कहकर फोन काट दिया और अक्ष और रूक्ष के पास आकर बोला, चेयरमैन आप दोनों से मिलना चाहते हैं। अक्ष और रूक्ष ने एक दूसरे को देखकर मुंह फेरा और दोनों अलग अलग काम में बैठ गए। ऋषि अक्ष के साथ तो एकांत रूक्ष के साथ चला गया। दोनों काज आकर एक हवेली के सामने रुकी। अक्ष और रूक्ष बिना एक दूसरे को देखे हवेली के अंदर चले गए। अक्ष गुस्से में था इसलिए उसका चेहरा भी एक्सप्रेशनलेस था। दोनों जाकर सीधे सोफे में बैठकर एक साथ कोल्ड वॉइस में बोले, क्या काम है? एक शख्स खिड़की से बाहर देखते हुए हाथों में लिए शराब के ग्लास को घुमा रहा था। अक्ष और रूक्ष उस शख्स के पीठ को घूर रहे थे। वो शख्स मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर बोला, मैंने सुना तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। अक्ष और रूक्ष गुस्से में बोले तो वो शख्स सोफे पर आकर बैठ गया और बोला, कल मीटिंग है, याद है ना? रूक्ष बोला, डोंट वरी, हमारी लड़ाई का असर हमारे काम पर कभी नहीं होगा। वो शख्स बोला, पता है, लेकिन मैं क्या कह रहा था, तुम दोनों की ऐसी प्लानिंग तो होगी नहीं कि तुम दोनों अलग अलग कर अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करो। अक्ष गुस्से में बोला, हम कुछ भी करें, हमारे बीच बोलने का हक हमने किसी को नहीं दिया, ना आगे देंगे, तो इसलिए आप इन सबसे दूर रहे तो अच्छा होगा। वो शख्स बोला, मुझे पता है, लेकिन तुमसे बड़ा होने के नाते और बॉस होने के नाते। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, मिस्टर अधिराज मित्तल, आपकी कंपनी को हमने डूबने से बचाया है। ये सीईओ की गद्दी हमने हासिल की है, आपने हमें दी नहीं है, तो ये बॉस एम्प्लॉय वाला रिश्ता हमारे साथ ना करें तो अच्छा होगा, शुक्रिया। ये कहकर दोनों वहां से चले गए और उनके पीछे ऋषि और एकांत भी। वो शख्स उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी एक 3 साल की बच्ची उस शख्स के पास आकर अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, पापा। उस शख्स ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और वो बच्ची खुशी से तालियां बजाने लगी। नेक्स्ट डे आदिश आंखें छोटी कर तशवी को देख रहा था, जो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर दरवाजे की तरफ देख रही थी। आदिश बोला, आखिर तुम बार बार दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? तशवी मुस्कान के साथ बोली, वो मैंने के बारे में पता क्या था, कुछ खास तो पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चल गया कि वो दोनों सच में 7 साल के बच्चे हैं और वो दोनों तुम्हें टक्कर दे सकते हैं। आदिश आंखें छोटी कर तशवी को देखते हुए बोला, तुम इसलिए खुश हो क्योंकि वो तुम्हारे पति को टक्कर दे सकते हैं? तशवी खुशी से बोली, ऑफ कोर्स, कोई तो हो जो तुम्हें बराबर का टक्कर दे पाया। आदिश तशवी को घूर रहा था। तभी कार रुकने की आवाज आई। सभी की नजर दरवाजे पर थी। तभी 2 छोटी छोटी परछाई लोगों को दरवाजे पर खड़ी नजर आई। दोनों छोटी छोटी परछाई एक साथ अंदर आने लगे। सभी की नजर उन दोनों पर ही ठहर गई थी। तशवी हैरानी से बोली, ये दोनों आपने ही रोब में अंदर आ गए। उन दोनों के पीछे एकांत और ऋषि भी थे। आदिश भी उन दोनों की तरफ बढ़ा और तशवी भी। आदिश कोल्ड वॉइस में बोला, हेलो AR। अक्ष बोला, हेलो मिस्टर आदिश देशवाल। उसने तशवी की तरफ देखा तो आदिश बोला, मेरी पर्सनल असिस्टेंट तशवी देशवाल। अक्ष मुस्कुराते हुए बोला, नाइस टू मीट यू मिसेस देशवाल। तशवी उन दोनों बच्चों को बड़े ध्यान से देख रही थी। अक्ष की बात सुनकर तशवी होश में आई और हेलो कहा। को आदिश के फ्लो पर ले जाया गया। अक्ष बड़े ध्यान से पूरे ऑफिस को देख रहा था। उन दोनों को कभी ऑफिस नहीं लाया गया था। आदिश का कैबिन। रूक्ष और अक्ष आकर सोफे पर बैठ गए। अक्ष उस जगह को बड़े ध्यान से देख रहा था। तशवी मन में बोली, ये दोनों पता नहीं क्यों मुझे अक्ष रूक्ष की याद दिला रहे हैं, लेकिन इनकी आंखें तो ग्रे कलर का है,
शरीर का रंग भी काला है और बाल भी लंबे और घुंघराले हैं। वैसे क्यूट तो है। इसके मॉम डैड कितने लकी होंगे जिसे इतने इंटेलिजेंट बच्चे मिले हैं। तश्वी बोली, तुम्हारे माता पिता तुम दोनों पर गर्व करते होंगे ना? क्या तुम्हारे माता पिता को पता है तुम दोनों क्या क्या करते हो? रूक्ष बोला, नहीं। वॉइस चेंजर लगाने की वजह से उन दोनों की आवाज भी अलग रही थी। तश्वी हैरानी से बोली, इतनी बड़ी बात उनसे छुपा रहे हो? सोचा भी है कभी उन्हें पता चला तो उन लोगों पर क्या बीतेगी? अक्ष थोड़ा उदास हो गया। अक्ष बोला, कभी सोचा नहीं है क्योंकि सोचकर घबराहट होती है। शायद उस दिन हमें अपनी माँ से दूर जाना पड़े। तश्वी बोली, फिर भी बाद में पता चले उससे अच्छा तुम जाकर खुद बता दो ना उन्हें इस बारे में, शायद वो समझ जाया। अक्ष कुछ कहता उससे पहले ही रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, अगर हम आपके बच्चे होते और पास से सच कहते तो क्या आप मान जाती? ये सुनते ही ना जाने क्यों तश्वी के दिल में अजीब सा एक दर्द उठा। वो ये सुनकर असमंजस में पड़ चुकी थी। आखिर कौन सी माँ अपने बच्चे को ऐसे नरक में देखना पसंद करेगी जहां सिर्फ मौत देखने को मिलता हो? अक्ष बात को भुलाने के लिए बोला, वैसे आप दोनों एक साथ बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। आप दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी ना? तश्वी ने हाँ कहा तो अक्ष एक्साइटेड होकर बोला, तो अभी ग्रैंड वेडिंग क्यों नहीं कर ले? रूक्ष ने अक्ष का हाथ पकड़ लिया। अक्ष मुंह बनाकर चुप हो गया, फिर अपना हाथ चुराकर तश्वी को देखने लगा। तश्वी मुस्कान के साथ बोली, तुम बिल्कुल मेरे बेटे अक्ष की तरह बात करते हो। अक्ष बोला, तो कर लेना एक ग्रैंड वेडिंग। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं। अक्ष ने मुंह बना लिया। रूक्ष ने आदिश और तश्वी की तरफ देखकर कहा, सॉरी मेरा भाई कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है। रूक्ष अक्ष को घूर रहा था। अक्ष मुंह फेर कर दूसरी तरफ देख रहा था। आदिश बोला, इट्स ओके। रूक्ष और आदिश प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगे। दोनों की प्लानिंग कुछ ज्यादा ही एक दूसरे से मिल रही थी। आदिश को पहली बार किसी के साथ काम कर इतना अच्छा लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था कि वो खुद से बातें कर रहा है। रूक्ष बातों को आदिश को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदिश के टेबल से उसकी हाइट छोटी थी तो उसे देखने में प्रॉब्लम हो रही थी, जो देखकर आदिश ने रूक्ष को गोंद में बैठा लिया। एक पल के लिए तो रूक्ष ठहर ही गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कान लाल हो चुके थे। अक्ष रूक्ष को ऐसे शर्माते देखकर हंसते हुए उस पल का फोटो कैमरा में कैद कर लेता है। तश्वी हैरान थी और पता नहीं क्यों उसके दिल में एक अलग सी खुशी भी हो रही थी जो उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने पहली बार आदिश को किसी बच्चे के साथ प्यार से बर्ताव किए देखा था। प्रोजेक्ट के बारे में बातें हो जाने के बाद अक्ष बोला, लंच का टाइम हो गया है तो कहीं चले लंच के लिए। तश्वी बोली, आइडिया अच्छा है। आदिश ने रूक्ष को गोंद से उतारा और बोला, ठीक है। अक्ष ने जब ये सुना वो खुशी से बोला, कूल चलो चलते हैं। अक्ष को सिर्फ आदिश और तश्वी के साथ बैठकर लंच करना था, क्योंकि आदिश को कभी भी उनके साथ बैठकर कुछ भी खाना पसंद नहीं था। लेकिन आज आदिश इतनी आसानी से मान गया। वो बहुत ज्यादा खुश था। रूक्ष को डर था कि अगर ज्यादा टाइम आदिश के साथ रहा जाया तो उन दोनों की सच्चाई बाहर ना आ जाया, लेकिन अक्ष की खुशी के सामने उसका डर वो भूल ही गया। चारों एक रेस्टिट्यूशन में चले गए, टॉप फ्लोर। वहां उन चारों के अलावा और कोई नहीं था। वो जगह काफी खूबसूरत था। अक्ष वेटियर से बोला, मेरे लिए पेस्ट्री। रूक्ष बोला, पेस्ट्री। अक्ष ने हैरानी से रूक्ष को देखा, क्योंकि रूक्ष को पेस्ट्री खाना पसंद नहीं था, लेकिन आज मंगवाया क्यों? तश्वी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें भी पेस्ट्री पसंद है? मेरे अक्ष को भी बहुत पसंद है ये। रूक्ष ने ये सोचकर ही पेस्ट्री ऑर्डर किया था कि अगर दोनों ने अपना अपना फेवरेट कोई चीज ऑर्डर किया तो उनके माँ पापा को शक हो सकता है। रूक्ष को वो खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस ऐसे चम्मच को हिला रहा था। तश्वी कुछ कहती तभी दो गोली चलने की आवाज आई। अक्ष और तश्वी ने हैरानी से देखा तो पाया कि रूक्ष के हाथ में रखा गन आदिश के पीछे पॉइंट है और आदिश के हाथ का गन रूक्ष के पीछे पॉकेट है। वहां के दो ग्लास टूट चुके थे। अक्ष और तश्वी ने चारों तरफ देखा तो ब्लैक कलर के सूट्स पहने बहुत से लोगों हाथों में गन्स लेकर चारों तरफ के बिल्डिंग पर खड़े थे। अक्ष ने गन निकाल लिया और तीनों ही एक एक मारने लगे। तभी तश्वी ने पाया कि कोई अक्ष के ऊपर गन पॉइंट कर खड़ा है। तश्वी के मुंह से अचानक से ही निकल गया, अक्ष। ये सुनकर अक्ष भी तश्वी की तरफ देखकर सोचने लगा, क्या वो दोनों पकड़े गए? अब क्या होगा? तश्वी ने जब देखा कि अक्ष अभी भी वही खड़ा है, उसने अपने पॉकेट से गुण निकालकर उस आदमी की तरफ गन पॉइंट कर गोली चला दी। अक्ष तश्वी का ये रूप देखकर हैरान था। अक्ष फाइट तो कर रहा था लेकिन उसकी नजर सिर्फ तश्वी के उस रूप पर थी।
जिससे उसने कभी नहीं देखा था। रूक्ष शौक नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ असल में है कौन। गन चलने की आवाज सुनकर एकांत और ऋषि भी अंदर आ गए। सभी ने मिलकर उस गेंद को मार डाला। रूक्ष उनके कोर्ट में लगे लोगों को देखकर बोला, जोन्स के लोग हैं ये। आदिश बोला, यह मुझे पर हमला कभी नहीं करेंगे, आखिर बात क्या है। तभी एक आदमी परेशान होकर आदिश के पास आकर उसके कान में बोला, राकेश मर चुका और हमें पता चला है कि। आदिश ने जब उस आदमी की सभी बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से भर गई। वो बोला, मुझे जाना होगा। वो वहां से चला गया। तो तश्वी बोली, अच्छा तो हम भी चलते हैं। अक्ष और रूक्ष ने हाँ कर दिया। तभी तश्वी की पलकें भारी होने लगी। उसने अपना सर एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से टेबल को पकड़ लिया। उसे ऐसे देखकर अक्ष और रूक्ष ने तश्वी का हाथ पकड़कर परेशान होकर कहा, मम्मा। तश्वी बेहोश होकर गिरने लगी। तभी एकांत उन्हें पकड़ लिया और तश्वी को हॉस्पिटल लेकर चले गए। हॉस्पिटल में अक्ष और रूक्ष दोनों परेशान हो रहे थे। तभी डॉक्टर तश्वी को देखने के बाद मुस्कान के साथ बोले, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है। अक्ष परेशान होकर बोला, तो बेहोश क्यों हो गई। एकांत और ऋषि डॉक्टर की मुस्कान देखकर ही समझ चुके थे, लेकिन अक्ष और रूक्ष परेशान थे। तभी डॉक्टर मुस्कान के साथ बोली, आप दोनों बड़े भाई बनने वाले हैं। पहले तो अक्ष और रूक्ष को शौक लगा, फिर अक्ष उछलने लगा और खुशी से बोला, वाओ, अब कोई मुझे भी बिग ब्रो बुलाएगा। ये कहकर उसने रूक्ष को गले लगा लिया। फिर यह याद आते ही कि उन दोनों के बीच लड़ाई चल रही है, वह रूक्ष से दूर हो गया। रूक्ष कोल्ड वॉइस में बोला, हमें चलना चाहिए, पापा आते ही होंगे। अक्ष ये सुनकर मुंह बनाकर वहां से रूक्ष के साथ चला गया। ऋषि आदिश के आने तक वही रहने वाला था। वो दरवाजे के सामने खड़ा था। तभी किसी ने उसके सामने खड़े होकर कहा, ऋषि। ऋषि ने उसे ध्यान से देखा, फिर अचानक ही उसका मुंह बन गया। ईशाना बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ठीक हो ना, या तुम्हारा भाई फिर बीमार पड़ गया है। तभी आदिश वहां आकर बोला, तशु। ऋषि बोला, अंदर है। आदिश अंदर चला गया। ऋषि को आदिश से बात करते देखकर ईशाना हैरानी से बोली, तुम आदिश देशवाल के लिए काम करते हो। ऋषि बोला, क्यों, डर लग रहा है। ईशाना बोली, नहीं तो। ऋषि मुंह बनाकर बोला, नहीं, अकेले काम करता हूं। ये कहकर वो जाने लगा। ईशाना ऋषि के पीछे पीछे जाते बोली, वैसे ये सब काम बहुत मुश्किल है ना। ऋषि को ईशाना को उसके पीछे आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो गुस्से में बोला, तुम मेरा पीछा करना बंद करोगी। ईशाना ये सुनकर रुक गई और बोली, वह मैं बस। ऋषि गुस्से में बोला, प्लीज जाकर अपना काम करो और मेरा पीछा छोड़ दो। ये कहकर वो वहां से चला गया। ईशाना आंसू भरे आंखों से ऋषि को जाते हुए देख रही थी। आदिश परेशान होकर तश्वी के बालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तश्वी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मैं ठीक हूं। वैसे ये बताओ, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। आदिश बोला, छोड़कर कहाँ गया था, वो तो कुछ काम था और कुछ पता चला था, इसलिए। तश्वी सवालिया नजरों से आदिश को देखकर बोली, क्या पता चला। आदिश बोला, यही कि राकेश जोन्स का बेटा है। तश्वी हैरानी से बोली, क्या। आदिश ने हाँ में सर हिला दिया। तभी डॉक्टर अंदर आकर कुछ बोलने लगी तो तश्वी ने इशारे से कुछ कहने से मना कर दिया, तो डॉक्टर भी चुप हो गए। अक्ष बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वह भी अब बड़ा भाई बनकर किसी को प्रोटेक्ट करेगा। रूक्ष भी खुश था क्योंकि आदिश और तश्वी की जिंदगी में खुशी वापस आने वाली थी। वो दोनों अपने चेहरे पर लगे मेकअप को हटा रहे थे। आंखों से लेंस हटा दिया था। बालों को भी ठीक कर लिया था। कपड़े भी चेंज कर लिए थे। दोनों मॉल से बाहर आकर कार में बैठ गए। कार आकर एक जगह पर रुकी तो वो दोनों कार से नीचे उतरकर बस में बैठ गए। सभी बच्चों को घर छोड़ दिया गया था, अब बस वो दोनों ही बस में थे। रूक्ष और अक्ष कुछ सोचकर आसमान में की गहराइयों में खोए हुए थे। तभी कार आकर रुकी। दोनों ने जब उस जगह को देखा, वह तो एक जंगल था। अक्ष और रूक्ष ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। आखिर यह हो क्या रहा था, कहाँ आ गए थे दोनों। आदिश के फोन में कॉल आया। आदिश ने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ की बातें सुनकर उसकी आंखें खून की तरफ लाल हो गई। उसका हाथ फोन में कसती जा रही थी। तश्वी आदिश को ऐसे देखकर हैरान थी। आखिर हुआ क्या था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।